हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूरोपियन यूनियन स्टार्टेड विद 6 मेंबर्स। जब ईयू स्टार्ट हुआ था तब कितने मेंबर्स थे? उसमें 6 मेंबर्स थे। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। It became the EEC, European Economic Community, in 1957 under the Treaty of Rome. आपने इसमें याद रखना है 6 मेंबर्स के नाम। जब ये स्टार्ट हुआ था तब कौन इसके साथ जुड़े हुए थे। अब तो हमारे पास 27 मेंबर्स हैं। 27 मेंबर्स के नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये 6 मेंबर्स के नाम आप याद रखोगे। और इसके साथ ही ईईसी भी याद रखना है, जिसे आप यूरोपियन कम्युनिटी भी बोल सकते हो। और वो कब बनी थी? 1957 में अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम। ईयू में 27 मेंबर्स हैं। पहले इसमें 28 थे, लेकिन अब कितने हैं? 27। एक मेंबर स्टेट ने लेफ्ट किया, जो है ब्रिटेन। इसके बारे में मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। देन मोस्ट एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड यूनियन है, जहां पे 27 मेंबर्स मिल रहे हो, मेंबर स्टेट मिल रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है वो मोस्ट एडवांस्ड होगा ही। 27 मेंबर्स की टेक्नोलॉजी, उनकी नॉलेज, लॉज, रूल्स, राइट्स, जो भी चीजें होंगी सारी एक ही यूनियन पे अप्लाई होंगी, तो वो मोस्ट एडवांस्ड होगा ही। इसके बाद आपने याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्री ने कब ज्वाइन किया था। 1973 में डेनमार्क ने ज्वाइन किया था। ये सारी इंपॉर्टेंट है और आपने इसे ही याद रखना है। देन 1981 में ग्रीस ने ज्वाइन किया, 1986 में स्पेन और पोर्तुगल ने। देन 1997 में ऑस्ट्रिया ने, थाईलैंड और स्वीडन ने। 2004 में 10 अदर कंट्रीज ज्वाइंट 2004 में। 2013 में क्रोएशिया बिकेम द 28th मेंबर। 28 मेंबर भी आप याद रखोगे, क्योंकि 28 मेंबर कौन था? क्रोएशिया था। और इसके बाद जब ब्रिटेन ने एग्जिट किया तो 27 मेंबर्स हुए, लेकिन 28 मेंबर अगर पूछा जाए तो वो क्रोएशिया था। देन टाइप सुपर नेशनल यूनियन। अब सुपर नेशनल यूनियन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के पास जूरिसडिक्शन है ओवर मोर देन वन नेशन। एक नेशन से ज्यादा जूरिसडिक्शन होना, मतलब पावर, राइट्स, अथॉरिटीज सबसे ज्यादा है। 27 मेंबर्स की जूरिसडिक्शन होना, उनकी इंडिविजुअल पावर, राइट्स होना बहुत ही बड़ी बात है, और वो सुपर नेशनल यूनियन बनाती है यूरोपियन यूनियन को। देन मिशन ऑफ ईयू एज ऑफ 21st सेंचुरी। मिशन क्या है उसका? वो करना क्या चाहते हैं? टू मेंटेन एंड बिल्ड द पीस बिटवीन मेंबर स्टेट्स। मेंबर स्टेट्स कौन है? ये जो 27 मेंबर्स हैं, इन्हीं को हम कहेंगे मेंबर स्टेट्स, कि ये पीस, शांति बना के रखें, लड़ाई झगड़े ना हो। देन सेकंड, एंश्योरिंग द लिविंग सिक्योरिटी बिटवीन कंट्रीज। इसका मतलब है कि आपस में जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें, ना कि उनके नेशन को, कंट्री को प्रोटेक्ट करें, लेकिन वहां के लोगों को भी। देन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन। प्रैक्टिकल कोऑपरेशन का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल का मतलब है जो भी रियल एक्शन लिया जाएगा वो कॉर्पोरेट डिसीजन होगा। एक दूसरे से सलाह करके, बिना किसी लड़ाई के म्यूचुअल डिसीजन, यहाँ पे मैं लिख रही हूं, म्यूचुअल डिसीजन लिया जाए, ठीक है, जिसमें सबकी सहमति हो। देन प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। प्रमोट इकोनॉमिक से क्या होगा? कंट्री को फायदा होगा, और सोशल से क्या होगा? सोशल में कल्चर भी आ सकता है, जो भी कल्चरल के रिलेटेड चीजें हैं उसमें भी प्रोग्रेस हो। देन टू प्रिजर्व यूरोपियन आइडेंटिटी इन द ग्लोब। ऑब्वियस ही बात है कि वो प्रिजर्व करेंगे ही यूरोपियन आइडेंटिटी, क्योंकि इसका नाम ही यूरोपियन यूनियन है, जिसमें 27 मेंबर्स आते हैं। वो कितना स्ट्रॉन्ग यूनियन होगा, और उसके साथ ही उनकी आइडेंटिटी भी प्रिजर्व है ग्लोब में, क्योंकि हर किसी को पता है यूरोपियन यूनियन क्या होता है। 6th है एनहेंस और प्रिजर्व कॉमन वैल्यूज। अब कॉमन वैल्यूज का क्या मतलब है? कॉमन वैल्यूज में आ जाएगा ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, देन करेज, काइंडनेस, एटसेट्रा।
इन सब को क्या करना, प्रिजर्व करके रखना। और इनहेंस का मतलब है बढ़ाना, कॉमन वैल्यूज को बढ़ाना, किसमें, मेंबर स्टेट्स, बिटवीन मेंबर स्टेट्स। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, फर्स्ट है टू हैव अ लार्ज इकोनॉमी। लार्ज इकोनॉमी का क्या मतलब है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन शुड बी ऑन अ लार्जर स्केल। और वो लार्जर स्केल पे क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। और रिसोर्सेज ज़्यादा क्यों हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर स्टेट्स आती हैं। सेकंड है कॉमन ईयू विदाउट बॉर्डर्स। विदाउट बॉर्डर्स का यहाँ पे मतलब है कि अगर इनके बीच में ट्रेड भी होता है या कोई डिसीजन होता है तो वो कॉमन हो, विदाउट एनी बॉर्डर्स, बिना किसी रुकावट के। देन इंटरनल मार्केट, इंटरनल मार्केट विद इन यूरोपियन यूनियन। ये जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं इन्हीं में एक कॉमन मार्केट होना चाहिए जिसमें वो ट्रेड कर सकें या कोई भी चीज एक्सचेंज कर सके। स्टेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि एक स्टेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए कि डेवलपमेंट होती रहे। और सस्टेनेबल का मतलब है मेंटेन्ड, और जो डेवलपमेंट होगी उसे मेंटेन करके भी रखा जाए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मशीन्स या फिर कोई प्रोजेक्ट हैं, हायर स्केल पे प्रोजेक्ट हैं, वो भी ग्रो करें। सॉलिडेटरी बिटवीन पीपल एंड कंट्री, सॉलिडेटरी का मतलब है यूनिटी, यूनिटी होनी चाहिए पीपल और कंट्रीज के बीच में। और कौन सी कंट्रीज, जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं। लैंग्वेज और कल्चर की रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए, उनके बिलीव्स, उनकी वैल्यूज, हर किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज, जब भी अगर वो ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनली ट्रेड करें या किसी और नेशन के साथ भी ट्रेड करें, तो एक कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर दो कंट्रीज कर रही हैं तो एक कंट्री अपने रूल्स चला रही है और दूसरी अपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉमन होने चाहिए सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है। नाउ ब्रेक्जिट, मैंने आपको बताया था कि पहले 28 मेंबर स्टेट्स थी, लेकिन अब कितनी है, 27। एक ने लेफ्ट कर दिया और वो एक कौन था, ब्रिटेन, और इसी में से बना है ब्रेक्जिट। एब्रीविएशन ऑफ टू वर्ड्स, ब्रिटेन एंड एक्सिट। इट रेफर्स टू द विड्रॉल प्रोसेस ऑफ यूके फ्रॉम ईयू। आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑफ ईयू रेगुलेट्स इट। ये जो विड्रॉ किया था, किसने किया था, यूके ने किया था। किससे किया था, ईयू से किया था, मतलब यूरोपियन यूनियन से वो बाहर निकल गया। इन 2016 ब्रेक्जिट रेफरेंडम द यूके वोटेड टू लीव ईयू। रेफरेंडम का क्या मतलब है, इलेक्टोरेट, जो वहाँ के लोग हैं, उस एरिया के लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, वोट डाला था। और जब वोट डाला था उन्होंने कि यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा कि नहीं, तो उसमें 51.9% वोट थे कि वो एग्जिट कर ले और 49% वोट थे जो कि अगेंस्ट थे कि ब्रिटेन एग्जिट ना करे ईयू से। देन ऑन 31 जैन 2020, मतलब रिसेंटली ही यूके लेफ्ट ईयू, इसीलिए अब 27 मेंबर स्टेट्स हैं। नाउ व्हाट आर द रीजंस, रीजंस क्या थे ब्रेक्जिट के, मतलब ब्रिटेन के छोड़ने के रीजन क्या थे यूरोपियन यूनियन को, जबकि ये एक मोस्ट एडवांस्ड यूनियन है और सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल ट्रेडिंग ब्लॉक भी है, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट रीजन है अनकंट्रोल इमिग्रेशन। इसका मतलब है कि दूसरी कंट्री के लोग जब मन चाहे किसी भी मेंबर स्टेट में आ जाते थे, बाहर के लोग वहां पे परमानेंटली सेटल होने के लिए, परमानेंटली सेटल होने के लिए, परमानेंटली सेटल होने के लिए। देन एम्प्लॉयमेंट प्राइसेस, अब जहाँ पे इतने लोग हों वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उन्हें इनकम भी तो देनी है, तो ये भी एक ड्रॉबैक लगता था किसको, यूके को। देन रिवाइवल ऑफ नेशनलिज्म, अपने नेशनलिज्म को बचाने के लिए और अपने लोगों के बीच में उसे जिंदा रखने के लिए यूके ने सोचा कि अलग होना ही सही है। यूके इज ए डिवाइडेड किंगडम। अब डिवाइडेड किंगडम क्यों है, क्योंकि इसमें 4 कंट्रीज आती हैं। फर्स्ट है इंग्लैंड, देन
Scotland, Wales and Northern Ireland। ये भी आप याद रख सकते हो। लास्ट है xenophobia। xenophobia का मतलब है fear of strangers और foreigners। यूके नहीं चाहता था कि उसकी कंट्री में कोई स्ट्रेंजर या फॉरेनर आके रहे, और इसी को कहते हैं हम xenophobia, जो कि किसे था, यूके को था। इसीलिए उसने लेफ्ट कर दिया ईयू को। ब्रेक्जिट के रीजन के साथ साथ आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी अगर पूछेंगे तो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है एडवांटेज, इंडिपेंडेंट ट्रेड। अब यूके को एडवांटेज क्या था कि उसकी इंडिपेंडेंट ट्रेड थी, जिस मर्जी के साथ वो चाहे वो ट्रेड कर सकता था, बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज कर सकता था। देन इंडिपेंडेंट लॉज, अब यूके अपने रूल्स भी चला सकता था। इमिग्रेशन लॉज, कौन यूके में जाएगा कौन नहीं जाएगा, स्ट्रेंजर्स फॉरेनर्स को अलो है या नहीं है, अब वो कौन डिसाइड करेगा, यूके खुद डिसाइड करेगा। नो नीड टू पे ईयू मेंबरशिप फीस, जो कि ज़्यादा ही होती है ऑब्वियसली। अब इतने बड़े मोस्ट एडवांस नेशन की अगर आपको मेंबर स्टेट बनना है तो उसकी फ़ी भी तो देनी पड़ेगी। फुल कंट्रोल ऑन बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पे भी अब फुल कंट्रोल किसका होगा, यूके का, जिसने ब्रेक्जिट लिया है। देन डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेक्जिट, लेस एक्सेस टू ईयू फंड्स। 27 मेंबर स्टेट्स जब फंड्स रेज करेंगी तो वो ज़्यादा ही होगा, और अब यूके उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, जो कि एक डिसएडवांटेज है। लिमिटेड मार्केट, अगर अब उसे ट्रेड करना है या कुछ भी करना है तो उसे सोचना पड़ेगा, जो कि डिसएडवांटेज है। अदरवाइज अगर 27 मेंबर स्टेट्स थी तो वो इनमें से किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता था। एम्प्लॉयज शॉर्टेज, एम्प्लॉयज की भी शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि यूके अब इंडिपेंडेंट हो गया है। नो स्किल्ड वर्कर्स, अब 27 मेंबर स्टेट्स हों जहाँ पे वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन अब ये डिसएडवांटेज है कि यूके के पास वो राइट नहीं है कि वो इन 27 मेंबर स्टेट से कोई भी स्किल्ड वर्कर ले सके। लेस इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल मैटर्स, यूके सिर्फ अपने लिए जो चीज़ें हैं वही डिसाइड कर सकता है, वो अपनी राय दूसरे नेशंस को नहीं दे सकता क्योंकि अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो आज हमने पढ़ा यूरोपियन यूनियन क्या होता है और ब्रेक्जिट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।